नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। यदि हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की अर्थात वातावरण के घटक की, तो हम इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये तीन पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पहला पार्ट आता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा आता है बायोटिक कंपोनेंट, तीसरा आता है एनर्जी कंपोनेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसे हम नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये तीन पार्ट कौन कौन से आते हैं। पहला आता है इसमें एटमॉस्फेयर, दूसरा आता है हाइड्रोस्फेयर, तीसरा आता है लिथोस्फेयर। अब जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया एयर एनवलप, हमारे चारों तरफ जो एयर पाई जाती है। दूसरा आ गया हाइड्रोस्फेयर, इसका मतलब हो गया जो हमारे आसपास वाटर पाया जाता है। और तीसरा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो जिस पे हम रहते हैं यानी कि लैंड, जमीन यानी कि मिट्टी। अब आइए इन सभी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में डिस्कस करते हैं। इसमें पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। यह गैस की एक चादर होती है या परत होती है जो पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में सहायता करती है। साथ ही यह अंतरिक्ष के लिए एक ऐसा वातावरण भी प्रदान करती है जहाँ पर जीवन संभव हो। यह पृथ्वी पर तापमान यानी कि टेम्परेचर को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। अब ये गैसेस कौन कौन सी होती हैं और इनकी परसेंटेज कितनी होती है, आइए ये देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन यानी कि N2 78.08% होती है। ऑक्सीजन अर्थात O2 20.94% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 0.03% होती है। आर्गन यानी कि AR 0.93% होती है। और इसके अलावा कुछ ट्रेसिस एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो बहुत कम मात्रा में होते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाता है हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स। अब आगे देखें, जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीजन तथा CO2 यानी कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है। जैसे जैसे मानव ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, वैसे वैसे ही मानव ने एटमॉस्फेयर में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ा है, जिसकी वजह से मानव जीवन को पृथ्वी में रहने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हम फर्दर चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को पहले आपके लिए कर लीजिए कि एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कि जो हमारे चारों तरफ हवा पाई जाती है, ये तो हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो हवा है वो ज़मीन से ऊपर आसमान में फैली हुई है। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि ज़मीन से ऊपर की तरफ जो एयर फैली हुई है, इस पूरी एयर को चार अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है। ये चार लेवल कौन कौन से हैं, इसमें पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा आता है मीजोस्फेयर और चौथा आता है आयोनोस्फेयर। अब ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहले हम लेते हैं ट्रोपोस्फेयर। यह पृथ्वी पर 20 किलोमीटर ऊंचाई में फैला हुआ है, यानी कि यदि हम ज़मीन से ऊपर की तरफ बात करें तो ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर तक का जो ऊंचाई का एरिया है वो पूरी की पूरी परत ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। यह एटमॉस्फेयर का मुख्य भाग बनाती है। लगभग सभी मुख्य घटनाएं जैसे कि बादलों का बनना, क्लाउड्स फॉर्मेशन,
स्टॉर्म फॉर्मेशन, थंडरिंग यानी कि जो बिजली गड़गड़ाहट होती है, एट्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी भाग में होती हैं। जैसे जैसे हम इस परत से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने की यदि हम गति की बात करें तो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की गति से टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर फिर 6 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से तापमान बढ़ता चला जाता है। जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, इसकी सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। अब दूसरे पर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यह नेक्स्ट लेयर होती है जो कि ठीक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। यह ऊंचाई में लगभग 30 किलोमीटर तक फैली हुई है और यदि ज़मीन से इसकी बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। इसमें आप 20 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फेयर हो गया और उसके अगला 30 किलोमीटर का जो भाग है वो स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। अब ओजोन लेयर होने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाता है और लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसकी सबसे ऊपर वाली परत को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक ऊपर वाली लेयर को मीजोस्फेयर कहते हैं। यह लेयर ऊंचाई में लगभग 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि यदि हम ज़मीन से बात करेंगे तो 50 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर तो लगभग 85 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक ये लेयर फैली रहती है। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लगभग 70 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस लेयर की सबसे ऊपर वाली परत को हम मीजोपॉज कहते हैं। अब हम बात करते हैं आयोनोस्फेयर की। यह एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर वाली परत होती है जो कि लगभग 300 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैली होती है। रेडिएंट एनर्जी की वजह से इस परत को गैसेस एंड आयंस फैले हुए रहते हैं। यानी कि ये जो परत होती है इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और आयंस फैले हुए रहते हैं। तो ये सब था हमारा इसके बारे में। अब बात आती है हमारी हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर यानी कि हमारे आसपास जो वाटर पाया जाता है, इसमें सभी प्रकार के वाटर रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि ओशियन, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिजर्वोयर, पोलर आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर। अब ये जो पानी हमारे चारों तरफ पाया जाता है, एक नज़र ये भी देख लेते हैं कि ये पानी कितनी परसेंट में किस किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि 97% जो वाटर है वो मैराइन वाटर के रूप में पाया जाता है, 2% पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के रूप में होता है, 1% सरफेस वाटर, रिवर, स्ट्रीम, लेक और ग्राउंड वाटर के रूप में होता है। यदि इस 1% को थोड़ा सा और नज़दीकी से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5% ग्राउंड वाटर होता है, 0.02% रिवर एंड लेक्स के रूप में होता है, 0.01% सॉइल मॉइस्चर के रूप में होता है और 0.0001% एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के रूप में अवेलेबल होता है। हमारी लगभग सभी वाइटल एक्टिविटीज़ या ज़रूरत के जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए पानी का प्रयोग या पानी की आवश्यकता अलग अलग क्रियाकलापों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि इरिगेशन के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, इंडस्ट्रियल कंजप्शन के लिए और दूसरे जो हमारे ऑल डोमेस्टिक यूज़ के लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पानी किस चीज़ के लिए कितना चाहिए। अब इरिगेशन के लिए 30% चाहिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए लगभग 50% चाहिए, इंडस्ट्रियल जो यूज़ है उसमें 12% वाटर चाहिए और डोमेस्टिक यूज़ है उसमें लगभग 7% वाटर चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट हाइड्रोस्फेयर। अब बात करते हैं लिथोस्फेयर की। इसमें पृथ्वी की परत का वह भाग आता है
जो सॉलिड पार्ट से बना है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, क्रस्ट और अपर मेंटल। जो क्रस्ट है उसमें रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल आती है, और लिथोस्फीयर के लिए सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा ये सारा का सारा एबायोटिक कंपोनेंट था। अब बात आती है बायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है? सभी प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पति मिलकर इस भाग को बनाते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के मिलने से जो एनवायरनमेंट बनता है उसे बायोम कहते हैं या बायोम एनवायरनमेंट कहते हैं। तीसरा आता है एनर्जी कंपोनेंट। एनर्जी कंपोनेंट में आता है कि जैसे सोलर एनर्जी है, जियोकेमिकल एनर्जी है, थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एंड न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। लगता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो चिंता ना करें, मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ाई की। देखिए, हमने बताया कि एनवायरनमेंट के घटक कौन कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल है। एनवायरनमेंट के बेसिकली 3 घटक होते हैं। पहला होता है एबायोटिक, जिसे हम नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। दूसरा आता है बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं। और तीसरा आता है एनर्जी कंपोनेंट। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट हो गए। अब जो बायोटिक कंपोनेंट है उसे आप अलग कर दीजिए, एनर्जी कंपोनेंट है उसे भी आप अलग कर दीजिए। अब इसमें जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको एक बार समझ लीजिए कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर और तीसरा लिथोस्फेयर। अब इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली हमारे चारों तरफ जो एयर पाई जाती है वो वाला हिस्सा हो गया। हाइड्रोस्फेयर हमारे आसपास जो वाटर पाया जाता है वो वाला हिस्सा हो गया। और लिथोस्फेयर में आ गया जो हमारे चारों तरफ मिट्टी पाई जाती है, ज़मीन पाई जाती है, वो वाला हिस्सा हो गया। एटमॉस्फेयर में हमने आपको बताया कि बेसिकली एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं और एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो किस प्रकार पाई जाती हैं। अब ये जो एयर है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है, हम ये जानते हैं कि ज़मीन से ऊंचाई की तरफ फैली हुई रहती है। तो जितनी आसमान में ऊंचाई तक ये फैली हुई है, इस पूरी एयर को 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। यानी कि 4 अलग अलग लेयर हो गई। पहली लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। इन्हीं लेयर के हिसाब से इनको 4 अलग अलग नाम दे दिए। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं मीजोस्फेयर, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं आयोनोस्फेयर। तो इस प्रकार जो एबायोटिक कंपोनेंट है ये उसके पार्ट हो गए। देन हाइड्रोस्फेयर में हमने आपको बताया कि जो वाटर है वो किस प्रकार पाया जाता है और उसका किस प्रकार हम यूज़ कर रहे हैं। देन फिर लिथोस्फेयर है जो ज़मीन वाला पार्ट है। देन फिर बात आती है बायोटिक कंपोनेंट की, और फिर हमने आपको बताया एनर्जी कंपोनेंट। तो हमें उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।